हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपना अच्छा काम ही कर रहे होंगे और अपने स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। आज जो आपका चैप्टर है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास में हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, जो कि आपकी ज़्यादातर सभी टाइप की परीक्षाओं में आते हैं। चाहे वो आपकी स्कूल की परीक्षाएँ हों, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएँ हों, सभी में आपके ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वाला वीडियो जो है आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे कि क्या हो कि आप सभी को जो भी कॉन्सेप्ट उपसर्ग, प्रत्यय और समास से रिलेटेड है वो सभी आपको क्लियर हो जाएं और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आपकी एजुकेशन सिर्फ यहीं तक सीमित न रहे, वो और दूर तक जाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ये चैप्टर में आता है वो है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उप तथा प्रति उपसर्ग वाले दो दो शब्द बताइए। तो उपसर्ग क्या होता है, मैंने आपको बताया था उपसर्ग शब्द नहीं है, उपसर्ग शब्दांश है। तो आपकी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी परिभाषा स्टार्ट होनी चाहिए, उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। ठीक है, शब्दांश है जिसको पद के आगे लगाकर जोड़ कर नए शब्द का हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि उपसर्ग मूल शब्द के, जो आपका मूल शब्द है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे लगाकर, आगे जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। बस इतनी ही डेफिनेशन। उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग नहीं लिखते हैं आगे से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि उप और प्रति उपसर्ग वाले दो दो शब्द बताइए। तो अब उप से दो शब्द क्या बनेंगे, उप से आपका एक शब्द बन सकता है उपयुक्त और दूसरा बन सकता है उपनाम, है ना। मैंने जोड़ दिया। युक्त एक मूल शब्द है, नाम एक मूल शब्द है, लेकिन उसके आगे उप शब्द जब मैंने जोड़ दिया तो मेरे को मिल गया उपयुक्त और उपनाम। अब मैं अगर प्रति से दो शब्द बताऊं तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिवर्ष। वर्ष एक मूल शब्द है, दिन एक मूल शब्द है, लेकिन उनके आगे प्रति जोड़ के मैंने प्रतिदिन यानी कि हर रोज, प्रतिवर्ष हर वर्ष, है ना, अलग चलेगी ना मीनिंग। वर्ष एक शब्द है, लेकिन प्रति जोड़ने से हमें मालूम चल रहा है कि हर वर्ष की बात हो रही है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ वो है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई एग्ज़ाम में ये लिख के आ जाते हैं कि प्रत्यय वो है जो शब्द के आगे लगते हैं, लेकिन नहीं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और वह शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और हमेशा आपकी जो परिभाषा होती है वो बिना उदाहरण के हमेशा जो है आपकी अधूरी ही रहती है। तो आपको हमेशा अपनी परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण लिखना है, जिससे ये आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। अगर उदाहरण नहीं लिखना है, कोई कोई टीचर तो दे देते हैं, लेकिन कोई कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो उदाहरण के बिना आधे मार्क्स काट देते हैं। तो आपको उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वह शब्दांश जो आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो उदाहरण में आप दे सकते हैं उप प्लस युक्त उपयुक्त, है ना, अव प्लस गुण अवगुण। उसके बाद फिर आपसे प्रत्यय की डेफिनेशन के बाद ही आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप लोग दे सकते हैं सम्मान, आप लोग दे सकते हैं बनावट, है ना, बना और उसके बाद आवट जोड़ दिया तो बनावट मिल गया, है ना। तो आप ये जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और एग्जाम्पल अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी परिभाषा हमेशा अधूरी रहती है। तो कोई कोई टीचर तो मार्क्स दे देंगे, लेकिन कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं जो इसमें जो है आपको अंक नहीं देंगे, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ वो है कि समस्त पद किसे कहते हैं। मैंने आपको जब मैं समास पढ़ा रही थी मैंने अच्छी तरह बताया था कि समस्त पद किसे कहते हैं। समासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया शब्द मिलता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समासिक प्रक्रिया यानी कि दो शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा बना देना। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ रहे हो और एक छोटा शब्द बना रहे हो।
जैसे दोष रहित, है ना, दोष और रहित को जोड़ के आपने दोष रहित बनाया, और ये आपका जो है एक समस्त पद है ना। और समस्त पद वो होता है जो समासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हम मिलते हैं, यानी कि हमें समासिक प्रक्रिया कर दी, हमने दो पदों को जोड़ दिया, दो शब्दों को जोड़ दिया और हमें एक नया शब्द मिल गया, है ना। अब नेक्स्ट है आपका इसमें भी आप उदाहरण देंगे, क्योंकि उदाहरण के बिना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी परिभाषा होती है वो अधूरी रह जाती है। तो उदाहरण दे सकते हैं गंगा प्लस जल यानी कि गंगा जल, ठीक है। नेक्स्ट है वनवास तथा सेनापति में कौन सा समास है? जो आपका वनवास और सेनापति है। अब देखो डियर स्टूडेंट, जब आपको समास पढ़ाई थी मैंने अच्छी तरह बताया था, आपको हमेशा कारक चिन्ह देखना है। आपको देखना है कि पहले समास स्टार्ट कैसे, पहले उसका विग्रह करो, समास विग्रह करो। तो वनवास का जब आप विग्रह करोगे तो आपको मिलेगा वन में वास। अब जब वन में वास आ रहा है तो वन में वास आपका किससे अर्थ दे रहा है? वन में वास, वन में, और में किस में लगता है? अधिकरण में लगता है ना। आपने कारक चिन्ह अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह याद होगा, में अधिकरण में लगता है। और कारक चिन्ह का लोप जिस समास में होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये होगा अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई तत्पुरुष समास लिख के आगे बस हो गया, उसका भेद लिख के भी आओगे तब भी अच्छा ही होगा, है ना। कभी कोई के टीचर होते हैं कि अगर भेद नहीं लिखा होता है तो मार्क्स काट देते हैं आधा, तो इसलिए आपको भेद लिखना ज़रूरी है। अधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा वाला मैंने बोला था सेनापति। अब सेनापति तो सेना का पति, है ना, सेना का, बीच में का आ रहा है, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि का भी कारक चिन्ह है और संबंध कारक में का आता है। तो का, की, के, रा, री, रे, तो का आ गया। तो का जब लोप हो गया तो हमें मिल गया तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट दीजिए। मैंने आपको अभी पहले भी बोला था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उप तथा प्रति के 2 उदाहरण दीजिए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में आप आंसर कैसे लिखेंगे? जब ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके 2 मार्क्स के आ जाते हैं या 1 मार्क्स से आ जाते हैं, तो आप कैसे आंसर दोगे? आप रखोगे वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। और फिर उसके बाद उदाहरण दोगे कि उप प्लस युक्त उपयुक्त, ठीक है। क्यों मैंने 2 पॉइंट दिए? क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो सिर्फ शब्दांश परिभाषा लिखते तो मार्क्स मिल जाते, लेकिन 2 मार्क्स के हैं तो आपको नीचे से लिखना होगा उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि शब्दांश है। नेक्स्ट है प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय व उपसर्ग में क्या समानताएं हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ये इस क्वेश्चन में तो आप नॉर्मल लिख सकते हो कि वह शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि है प्रत्यय और उपसर्ग में क्या समानताएं हैं। समानताएं यानी कि क्या रिलेट करते हैं वो एक दूसरे से। अब देखो सबसे कॉमन समानताएं जो हम दोनों की परिभाषा में अभी तक बोल रहे हैं, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो भाई दोनों ही जो प्रत्यय और उपसर्ग हैं वो नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये हमने पहला देख लिया कि समानता है कि भाई दोनों ही नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, आगे और पीछे जुड़ने से हमें पता नहीं है, दोनों ही नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा समानता ये है कि दोनों का ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो दोनों शब्दांश है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो सिर्फ शब्दांश होते हैं। अगर आप ये भी लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट्स जो हैं कुछ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। मैंने आपको प्रत्यय के भेद बताए थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसके बाद कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों के भी कुछ भेद थे, वो भी मैंने बताए थे, लेकिन हम लोग हमें सिर्फ इतना बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की बात की जाए तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो पीछे जुड़कर संज्ञा सर्वनाम शब्दों का निर्माण करते हैं, और तद्धित प्रत्यय पीछे जुड़कर किसका निर्माण किसके पीछे जुड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये अंतर है। कृत प्रत्यय में जो है मैंने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का निर्माण हो रहा है पीछे जुड़कर, लेकिन तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम के पीछे जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़कर
किसका रचना हो रही है, नए शब्दों की रचना हो रही है। ठीक है, अब देखो और क्या अंतर हो सकता है तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में। देखो जब मैंने तद्धित प्रत्यय बताया था तो उदाहरण देना मैंने अभी बताया कि बहुत ज़रूरी है, तो उदाहरण दोगे मानव प्लस ता, मानवता। अब मानव यहाँ पे संज्ञा शब्द है। तद्धित प्रत्यय में मेन अंतर ये होता है कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। वहीं अगर मैं कृत प्रत्यय की बात करूँ तो कृत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का निर्माण करता है पीछे जुड़कर, धातुओं के पीछे जुड़कर। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, है ना, बन गया एक शब्द। मिल प्लस आप, मिलाप, है ना। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब उदाहरण दे दो तो उस उदाहरण देकर आपकी जो है और भी ज़्यादा जो आपकी भाषा है वो स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, और हमेशा जब भी अंतर लिखो तो बीच में कॉलम बना लेना, जिससे कि ज़्यादा अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो लगती है और उससे जो है टीचर भी अच्छी तरह समझ पाती है कि क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रही हूँ जो कि है समास को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। अब देखो समास को कैसे परिभाषित करेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को संक्षिप्त करके लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। संक्षिप्त यानी कि छोटा करके लिखने की क्रिया को। संक्षिप्त अगर आपसे नहीं लिखा जाता कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग छोटा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके भेदों के नाम लिखिए, यानी कि समास के कितने भेद होते हैं। हमने पढ़े थे कि समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 भेद? पहला तो हमने पढ़ लिया था भाई अव्ययभाव समास, है ना, अव्ययभाव समास पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा हमने पढ़ा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठा हमने पढ़ा था बहुव्रीहि समास। हो गए 6 समास। बहुत सिंपल है, इन सबको ऐसे याद कर लो। देखो अव्ययभाव में पहला शब्द जो होगा वो अव्यय होगा। अव्यय वह शब्द होते हैं जो लिंग कारक काल आदि में परिवर्तन नहीं लाते हैं। उसके बाद जो तत्पुरुष है उसमें कारक चिन्हों का लोप होगा, और जो कर्मधारय है वो जो है विशेषण विशेष्य का जो है संबंध होगा, और जो द्विगु समास है द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची हो गया, और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, विग्रह करने पर और आएगा। उसके बाद फिर जो आपका बहुव्रीहि समास है वो हमेशा विशेष चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से याद कर लो, तुम्हें 100% समास में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास की बात हो रही है। मैंने बताया था कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब हमें बताना है उनके प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर हमें स्पष्ट करना है। तो भाई कर्मधारय नॉर्मल सी चीज़ है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ इतना तो लिख के आओगे नहीं, एग्ज़ाम में अच्छी तरह परिभाषित करोगे। तो कैसे लिखोगे कि कर्मधारय समास में विशेषण और विषय का कुछ न कुछ संबंध होता है, या उपमान और उपमेय। ठीक है, जैसे उदाहरण दोगे कि प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, या काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब आपका आता है बहुव्रीहि समास। कॉलम बना के लिखना, ठीक है, ज़्यादा स्पष्ट होगा। 2-2 उदाहरण का है ना हमारे क्वेश्चन में, तो मैंने 2 उदाहरण दिए प्रधानमंत्री और काली मिर्च का। अब बहुव्रीहि समास में आते हैं। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें जब हम लोग समास करते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ विशेष अर्थ मिलता है ना, विशेष अर्थ। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। और दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो आप लोग की लिख सकते हो दूसरा मीनाक्षी, है ना। मिन, मछली के समान आँखों वाली, अर्थात विशेष स्त्री, है ना। कोई एक स्त्री तो होगी नहीं, हर कोई स्त्री की तो मछली की तरह आँखें नहीं होंगी, एक विशेष स्त्री की होगी, इसलिए मीनाक्षी भी बहुव्रीहि समास है। और अगर ये नहीं लिखना तो एक दंत लिख दो। एक दंत तो गणेश भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर लिए। अब आपको बनाने हैं एक उपसर्ग आगे से जोड़ के, आपको नया शब्द बनाना है। जैसे अगर मैं दूँ डैश प्लस युक्त इज इक्वल टू,
तो अगर मैंने डैश प्लस युक्त दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना डैश, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से दिख जाए। हाँ एक मिनट ना, तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। कलर चेंज नहीं हो रहा, रुको रुको बेटा, ठीक है मैं चेंज करती हूँ कलर एक बार। तो हमने कलर ले लेते हैं थोड़ा डार्क वाला, ताकि सभी बच्चे जो हैं अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ जाएं। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे डैश डैश प्लस युक्त युक्त, डैश प्लस युक्त इज इक्वल टू डैश, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे तुम लोग, जब उक्त दिया है, युक्त दिया है और आगे से उपसर्ग के लिए जगह छोड़िए और नया शब्द बनाओ भी लिख रखे, तो आगे से क्या लगाओगे, उप लगाओगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई उप लगा सकते हैं युक्त के साथ, तो हमें उपयुक्त मिल जाए। और जो तुम्हें चीज़ याद आती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उपी लगाओगे भाई, उपी से एक शब्द बनता है, नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको युक्त के आगे जोड़कर नया शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर उप उसमें से एक उदाहरण है। उपयुक्त एक नाम है जो कि होता है, उपयुक्त बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना तुम लोग और नाम भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उपी लिख, है ना। जिसको जिस समय जो शब्द याद आ जाए वो लिख दिया करो। और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक दिया होता है यहाँ पे ऐसे उपयुक्त, ठीक है, ये लिख दिया उपयुक्त, ठीक है। मेरी थोड़ी जो है यहाँ पे स्लाइडिश पेन लैग कर रही है, तो मेरा जो है राइटिंग अच्छी नहीं बन रही, लेकिन ये स्टूडेंट आपको ऐसे लिखना है। अब सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डैश प्लस अक्ल डैश। तो अब डैश प्लस अक्ल आया तो आप लिख सकते हो बे प्लस अक्ल बेअक्ल, है ना, बेअक्ल बेअक्ल। उसके बाद नेक्स्ट आ सकता है डैश प्लस सत्य इज इक्वल टू डैश। तो आपने तो पढ़ा है भाई असत्य भी कोई चीज़ होती है, तो अ प्लस सत्य इज इक्वल टू असत्य, जिस समय जो याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद डैश प्लस नाम इज इक्वल टू डैश, उप प्लस नाम इज इक्वल टू उपनाम, है ना। उसके बाद डैश प्लस गुण इज इक्वल टू डैश, अव प्लस गुण इज इक्वल टू अवगुण। उसके बाद डैश प्लस डर इज इक्वल टू डैश, तो नी प्लस डर इज इक्वल टू निडर। जिस समय आपको जो चीज़ याद आ जाए वो चीज़ लगा के एक शब्द बनाना है, एक ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द होना चाहिए, ठीक है। डैश पर कल्पना इज इक्वल टू डैश, यानी कि परिकल्पना। और डैश प्लस देश इज इक्वल टू स्व प्लस देश, जिस समय जो याद आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि स्वदेशी लगाओगे, और चीज़ें भी लगा सकते हो, ठीक है। और फिर जैसे अगर आपको क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से तीन शब्द बनाइए, यानी कि उपसर्गों के प्रयोग से, यानी कि उपसर्ग यानी कि आगे लगना चाहिए। तो पहला उपसर्ग आपको दिया है प्रति, और प्रति से आपको तीन शब्द बनाने, क्या बनाओगे, प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिवर्ष, जो याद आ जाए उस समय, है ना। उसके बाद फिर गैर से क्या शब्द बनाओगे, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर कारण। उसके बाद फिर अ से क्या शब्द बनाओगे, अज्ञान, अ से और क्या बना सकते हो, असत्य, अन्याय। उसके बाद निर् से क्या बनाओगे, निर्धन, निर्गुण, निर्भय, है ना। उसके बाद अब से क्या बनाओगे, अवगुण, अवकाश, और अवगुण बना सकते हो, अवकाश बना सकते हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अव से बनते हैं, है ना। जैसे मैंने अगर आपको अवगुण दिया और अवकाश दिया, तो अब से जो और शब्द बन सकते हैं वो है अवमानना, अवसान, है ना। उसके बाद फिर अन से बना सकते हो अनंत, अनादर, और क्या बना सकते हो अन से आप लोग अनाचार भी बना सकते हो, अनाचार, अनुचित भी बना सकते हो, नीचे से उई तो जोड़ रहे हो। और अनु एक खुद का उपसर्ग है ना, उससे तो बनेगा ही बनेगा अनुचित, लेकिन अनुचित आप अन से भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो शब्दों की रचना कीजिए। नी आपको एक प्रत्यय दिया, क्या लिख सकते हो, चटनी, मटनी, रचनी, है ना। तव से ममतव, प्रभुतव। आई पढ़ाई, लिखाई। आवट, बनावट, सजावट। एक सामाजिक, दैनिक। वान बलवान, पहलवान, धनवान, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन उस प्रत्यय का अच्छी तरह यूज़ करके सार्थक शब्दों का ही निर्माण करना। उसके बाद दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे,
जैसे आपको कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होता है, मूल शब्द तो होता ही होता है। तो जैसे मैंने दिया अप्रसन्नता, तो अप्रसन्नता शब्द में उपसर्ग क्या है? अप है। मूल शब्द है प्रसन्नता, प्रसन्न, और प्रत्यय है ता। बेईमानी में उपसर्ग है बे, मूल शब्द है ईमान, और प्रत्यय है ई। असामाजिक, समाज, एक, सार्थक, सा, अर्थ, अक, अपमानित, अपमानित, स्वावलंबी, अवलंब, ई, है ना, हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आ सकता है कि समस्त पदों का विग्रह कीजिए और उनमें समास का नाम लिखिए। जैसे मैंने दिया हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से, इसमें से अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, से भाव आ रहा है उसके द्वारा, है ना। तो द्वारा के लिए करण होता है, करण कारक, है ना, पढ़ा होगा 7th में कारक चैप्टर पूरा। तो इसमें क्या आएगा? करण तत्पुरुष समास, क्योंकि जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके भेद हमने पढ़ ही लिए थे, करण आएगा क्योंकि से है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दोष रहित, दोष से रहित। अब इसमें अलग होने का भाव आ रहा है तो मैं लिखूंगी अपादान तत्पुरुष समास। फिर विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, ये कौन सा है? ये है कर्मधारय समास। इसमें रिलेट हो रहा है, विद्या मतलब विद्या के समान जो धन है, विद्या रूपी धन, है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो कर्मधारय समास आ गया। नेक्स्ट है पाप पुण्य, पाप पुण्य में बीच में से योजक का चिन्ह लगा है, तो क्या लिखोगे विग्रह करते समय? पाप और पुण्य। और उसके बाद कौन सा समास है? ये है द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट है षडानन, 6 है जिसके अन्न अर्थात कार्तिकेय, है ना, तो ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास। उसके बाद नेक्स्ट है नवरात्रि, पहला शब्द संख्यावाची है, इसका अर्थ बन गया द्विगु समास। नवरात्रि का समूह, तो आपको मिल गया द्विगु समास। अब नेक्स्ट है हमारा समकोण, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। जैसे समकोण में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? सम, है ना, सम प्लस कोण, है ना। उसके बाद सुधारक में प्रत्यय है, सुधारक में प्रत्यय क्या है? अक है प्रत्यय, लेकिन अगर आपको क भी दिया हो तो क को भी आप टिक कर सकते हो। उसके बाद भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है, अब आपको ऑप्शन आ जाएंगे, गर्माहट, चिकनाहट, सजावट, घबराहट। चिकनाहट और गर्माहट, सजावट या घबराहट। अब देखो सब में राहट, नाहट, गर्माहट ऐसे शब्द आ रहे हैं, है ना, लेकिन सजावट थोड़ा डिफरेंट है, भिन्न यानी कि अलग। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह है हाथ पर लिखा नहीं, हाथ से लिखा, हाथ से जो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है घनश्याम। अब घनश्याम शब्द में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि घनश्याम शब्द में समास है कौन सा। अब कोई बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें तो बहुव्रीहि समास लगा है। घनश्याम, घनश्याम शब्द भी तो विष्णु भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई बच्चे ऐसा कहेंगे, है ना। लेकिन कोई बच्चे कहेंगे कि मैम घनश्याम शब्द तो कर्मधारय समास भी हो सकता है ना, क्योंकि घनश्याम शब्द का इस्तेमाल धन के समान श्याम के रूप में भी किया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन आए हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो आप दोनों में ही टिक मारेंगे। अगर एक ऑप्शन आया है कर्मधारय तो उसमें टिक मारेंगे, अगर या बहुव्रीहि आया है एक ऑप्शन तो उसमें टिक मारेंगे। और एग्जाम में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आता है, रिक्त स्थान में आता है, तो आप लोग इसमें कर्मधारय लिखो और बहुव्रीहि समास लिखो, दोनों में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको विग्रह करके नहीं दिया है तो, अगर विग्रह करके दिया है धन के समान श्याम तो कर्मधारय होगा, और अगर दिया है विग्रह करके आपको कि उसमें कि भाई नारायण भगवान के रूप में, तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें बहुव्रीहि समास लिखोगे। तो विग्रह में ध्यान रखो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो हमारा पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे, सिर्फ 24 मिनट का वीडियो था। अगर अच्छी तरह आपने ये वीडियो पढ़ा तो आपको समास के कॉन्सेप्ट तो पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका आज का वीडियो जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बनाया ताकि परीक्षा में आपका एक भी मार्क्स जो है वो कम ना हो, आप फुल मार्क्स से पास हो,
है ना। तो ये वीडियो देखते रहो और हमारा ऑल अबाउट एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें और हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।